बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, रिटर्न ऑफ द नेटिव इज़ बेसिकली अ स्टोरी बाय थॉमस हार्डी, जिसके अंदर जो है थॉमस हार्डी एक जंग दिखाता है, एक स्ट्रगल दिखाता है, एक क्लैश दिखाता है बिटवीन द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। यहाँ पे जो दो क्लैशेस हैं वो मैन और नेचर के दरमियान में है, मैन और फेट के दरमियान में है, जिसमें मैन जो है वो फेट के हाथों हार जाता है। क्योंकि हार्डी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पैसिमिस्टिक कॉन्सेप्ट है, वो नेचर को, फेट को, गॉड्स को जो है एज अ हॉस्टाइल फोर्सेस देखता है, जो कि इंसान के अगेंस्ट जो है काम करती हैं। तो रिटर्न ऑफ द नेटिव इज बेसिकली जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम क्लाइम योर ब्राइट है, उसके गिर्द घूमता है। और नेटिव बेसिकली क्लाइम योर ब्राइट ही है, और उसका रिटर्न हुआ है। और उसके बाद जो है उसके रिटर्न के बाद जो है क्या सिचुएशन बनी उस नेटिव की, उसके बारे में दिखाया गया है। इन शॉर्ट मैं बताती चलूँ कि क्लाइम योर ब्राइट जो है वो कहीं पेरिस में रहा करता था। उसकी माँ ने उसको बड़े मान से जो है एग्डन हीथ से निकाल के उसको भेजा पेरिस में, ताकि वो वहाँ पे जो है अच्छे खासे पैसे कमा सके। वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे एक गोल्ड स्मिथ के अंदर वो काम करता है, और वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ भी हो जाता है, एक वेल्दी मैन है। यूस्टेशिया वाई ऑन द अदर हैंड, वो एक ऐसी ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली लड़की थी जो कि अपनी किस्मत बदलना चाहती थी। उसको ये एग्डन हीथ पसंद नहीं थी, ठीक है। और वो हीथ को बहुत ही इस तरह से देखती थी कि मैं यहाँ पे क्यों, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हम यहाँ पे क्यों फंस गए। तो सेम इज द केस विद हर, कि वो मतलब अपने आप को ऐसे कंसीडर करती थी जैसे वो यहाँ पे उसका कुछ इशू है, या उसको एग्डन हीथ पसंद नहीं है यूस्टेशिया वाई की। ऑन द अदर हैंड जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो यूस्टेशिया वाई है, जो कि उस जो एक लंदन का जो एक बिल्कुल ही एक विलेज लाइफ है, वहाँ की जो रूरल लाइफ है, एक्चुअली वो वहाँ से खुश नहीं है, ठीक है। वो उस विलेज लाइफ से निकलना चाहती है। ये पुअर बैकग्राउंड जो कि विलेज लाइफ का होता है, वो सारा रिटर्न ऑफ द नेटिव में दिखाया गया। तो यूस्टेशिया वाई जो है इसी चक्कर में अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करती है। वो एक फ्लर्टियस नेचर की लड़की होती है, और जो है पहले उसका एक अफेयर होता है वाइल्ड ईव के साथ। उसको लगता है कि वाइल्ड ईव शायद एक ऐसा लड़का है, जो कि एक ऐसा शख्स है जो कि शायद उसकी किस्मत बदल देगा। बट जब उसको ये लगता है कि वाइल्ड ईव से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्लाइम योर ब्राइट है, तो क्लाइम योर ब्राइट जब गांव वापस आता है, यानी कि एग्डन हीथ में वापस आता है, तो होता ये है कि यूस्टेशिया वाई की अटेंशन जो है क्लाइम योर वाइल्ड ईव से हटके क्लाइम योर ब्राइट की तरफ लग जाती है। कि उसको ये लगता है कि ये लड़का जो है मेरे से शादी करेगा, और फिर मुझे शादी करके ये पेरिस ले जाएगा, और इस एग्डन हीथ से मेरी जान छूट जाएगी। अब ये तो था सारा कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं कि व्हाट अबाउट द एग्डन हीथ। एग्डन हीथ बेसिकली क्या है। रिटर्न ऑफ द नेटिव में कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव्स के ऊपर बात होती है, गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर बात होती है। इसमें एक थीम है जिसको हम एथेइस्टिक थीम भी कहेंगे, जिसमें हम ग्रीक कॉन्सेप्ट करें वो जो है वो देखते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग थे ना वो हीदन्स थे। हीथ है ना, तो हीदन्स थे। हीदन्स कौन होते हैं? कभी आप कैलाश की वादी में गए? कैलाश में जो लोग हैं ना वो हीदन्स हैं, ठीक है। और हीदन्स क्या होते हैं? वो गॉडेस ऑफ अर्थ को पूजते हैं। उनके ख्याल में ये जो गॉडेस ऑफ अर्थ है ये इंसान की लाइफ के अंदर इंटरवेन करती है, और ये लोग अपने मुर्दों को दफनाते नहीं हैं। मतलब ये उस गॉडेस ऑफ अर्थ की पूजा करते हैं, और ये कहते हैं लाइक अगर फसलें उगानी है तो ये उनको बलि देते हैं, अपने बच्चों की बलि दे देते हैं, अपने जवानों की बलि दे देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो गॉडेस ऑफ अर्थ है अगर हम इसको खुश रख करेंगे
तो हमारी फसलें अच्छी होंगी, क्योंकि ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी को भी पूजना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब इनके जो मुर्दे होते हैं, जब इनकी डेथ्स हो जाती हैं, तो ये लोग मुर्दों को दफनाते नहीं हैं, बल्कि कहाँ ले जाते हैं, उनको जंगलों में छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमने इनको गॉडेस ऑफ अर्थ के हवाले कर दिया, और अब ये गॉडेस ऑफ अर्थ जो करेगी सो करेगी। तो अगर तो ये गलेंगे सड़ेंगे तो इनको ईवल्स ले जाएंगे, और अगर ये नेक लोग होंगे तो इनको फरिश्ते उठा के ले जाएंगे। तो इस तरीके से ये अर्थ जो है वो अपने अंदर इसको जो है वो सूद कर लेगी, यानी कि अपने अंदर खुद ही छुपा लेगी अर्थ जो है, गॉडेस ऑफ अर्थ। तो ये हीथन्स का कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे आपको हीथ, एग्डन हीथ एज अ कैरेक्टर नजर आएगा। यहाँ पे आपको दो तरह के कैरेक्टर नजर आएंगे एग्डन हीथ से रिलेटेड। एक वो जो एग्डन हीथ के साथ सिंसियर हैं, नंबर दो वो कैरेक्टर जो एग्डन हीथ से नफरत करते हैं। एग्डन हीथ इज बेसिकली नेचर, एग्डन हीथ इज बेसिकली द फेट, या एग्डन हीथ इज बेसिकली द कैरेक्टर। ठीक है, हम इसको तीनों तरीके से देखेंगे। सुपरस्टिशियस बिलीफ के तौर पे तो मैंने आपको हीथ का बता दिया कि हीथ का कॉन्सेप्ट क्या था, कि वो गॉडेस ऑफ अर्थ है। अच्छा, वो लोग जो एग्डन हीथ को खूब मतलब अच्छे इंटेंशंस के साथ देखते हैं, एग्डन हीथ भी उनको बहुत अच्छे तरीके से देखती है, यानी कि उनको वहां पे एक सूदिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, जस्ट लाइक द क्लाइम योर ब्राइड। ठीक है, क्लाइम योर ब्राइड जो है, जो कि पेरिस छोड़ के आता है, वो चाहता है कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, मैंने इतना कुछ सीख लिया है, तो वाई नॉट कि मैं अपना जो नेटिव जो इसका कंट्री है या कंट्री साइड है, मैं वहाँ जाके अपनी आवाम के लिए काम करूँ, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए काम करूँ, या मैं एग्डन हीथ को मज़ीद आगे लेके चलूँ, वहाँ पे जाके लोगों को एजुकेट करूँ। तो क्लाइम इज द वन जिसके अंदर एक ऐसा इंसान था कि जो लोगों की बहबूद की बात करता था, या वो एग्डन हीथ की बहबूद की बात करता था। तो एट द एंड कहानी के ये होता है कि एग्डन हीथ भी उसको सूद कर लेती है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एग्डन हीथ से नफरत करते थे। उसमें क्लाइम योर ब्राइड की मदर आ जाती है, जिसको जो है मतलब क्लाइमेक्स पे जाके एक पॉइजनस सांप होता है, सरपेंट होता है, वो उसको काट लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। क्लाइम योर ब्राइड की अपनी बीवी यूस्टेशिया वाइफ, वो भी एग्डन हीथ से भागना चाहती थी और हीथ उसको किल कर देती है। इसके बाद हम वाइल्ड हीथ की बात करते हैं। वाइल्ड हीथ भी एग्डन हीथ से नफरत करता था, एग्डन हीथ उसको किल कर देती है। डिगरी वेन जो कि रंग साज था, वो एग्डन हीथ के अंदर रह के एग्डन हीथ में काम करना चाहता है, एग्डन हीथ उसको सूद कर लेती है। तो यहाँ पे आपको दो तरह के कैरेक्टर्स नजर आएंगे जो कि एग्डन हीथ के खिलाफ काम करेंगे, और फिर जवाबन एग्डन हीथ फिर उनको एज अ होस्टाइल फोर्स के तौर पे उनके रिएक्ट करेगी उनके खिलाफ। तो दैट इज बेसिकली द गॉडेस ऑफ अर्थ, या जो हम नेचर का, मैंने कहा ना कि हार्डी कहते हैं मैन और नेचर का आपस में क्लैश है। वो दिखाता है कि इंसान इतनी स्ट्रगल करता है लेकिन नेचर के आगे वो जो है कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न ऑफ द नेटिव के अंदर नजर आएंगी। थोड़ा सा हम मजीद देख लेते हैं अबाउट थॉमस हार्डी। Thomas Hardy, 2nd June 1840 to 11 January 1928, was an English novelist and poet, a Victorian realist in tradition of George Eliot. He was influenced both in his novel and in his poetry by Romanticism, especially William Wordsworth. He was highly critical of much in Victorian society, especially on the decline status of rural poet people in Britain, such as those from his native South West England. ठीक है, वो साउथ वेस्ट इंग्लैंड जो है वहाँ के डिक्लाइन के बारे में, मतलब वो उसने क्या किया, ही वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ मच इन विक्टोरियन सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, बट स्पेशली किसके बारे में, रूरल पीपल इन, रूरल कहते हैं अर्बन सिटी लाइफ को कहते हैं, बट और रूरल लाइफ ये जो विलेज लाइफ को जो है वो कहते हैं। तो वो जो रूरल पीपल थे इन ब्रिटेन सच एज दोज इन हिज नेटिव साउथ वेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो क्या कहता है, ही वाज कि वो जो है एज दोस्त फ्रॉम हिज नेटिव साउथ वेस्ट इंग्लैंड, साउथ वेस्ट इंग्लैंड के बारे में वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था।
While Hardy wrote poetry throughout his life and regarding himself primarily as a poet, his first collection was not published until 1898. और हार्डी जब पोइट्री लिख रहा था, उसने क्योंकि पोइट्री लिखी थ्रू आउट हिज लाइफ और रिगार्डेड हिमसेल्फ प्राइमरीली, वो अपने आप को पोइट कहा करता था, लेकिन उसकी पहली जो कलेक्शन थी वो published नहीं until 1898. Initially, therefore, he gained fame as author of such novels as from Madding Crown, The Mayor of Casterbridge, Tess of D'Urbervilliers, and Jude the Obscure. During his lifetime, Hardy poetry was acclaimed by younger poets, particularly the Georgians, who viewed him as a mentor. After his death, his poems were lauded by Ezra Pound, W. H. Auden, and Philip Larkin. ये जनाब थॉमस हार्डी 1840 से लेके 1928, यानी कि मिड ऑफ हम कहेंगे इसको 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। उसके नॉवेल्स जो थे ये तमाम उसकी लिस्ट है: पुअर मैन एंड द लेडी, डेस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, पेयर ऑफ ब्लू आईज, फार फ्रॉम मैडिंग crowd, the hand of Ethelberta, the return of the native, the trumpet major, the Laodicean, two on a toy, the mayor of Casterbridge, the woodlanders, test of D'Urbervilliers, और उसके बाद Jude the Obscure, the well beloved। स्टोरी कलेक्शंस में हम उसकी वेसेक्स टेल्स देखते हैं, और ये जो आपकी रिटर्न ऑफ द नेटिव है दैट इज बेसिकली द वेसेक्स टेल। ठीक है, ये उस साउथ वेस्ट की कहानी है जो कि यहाँ पे दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये जो रिटर्न ऑफ द नेटिव है दैट इज द पार्ट ऑफ दीज वेसेक्स टेल्स। ठीक है, ये स्टोरी कलेक्शंस थी, उसमें से एक कहानी है ये रिटर्न ऑफ द नेटिव। A group of novel names, life, little ironies, a chain, manner, other tales। यहाँ पे देखें शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस लिखा हुआ। ठीक है, तो उसकी ये कलेक्शंस थी जो कि इस नेम से आई थी, और शॉर्ट स्टोरीज उसकी ये नीचे सारी लिखी हुई हैं। पोएम्स में उसकी न्यूट्रल टोन्स, द डार्कलिंग थ्रश, द रूइंड मेड, द रेस्पेक्टेबल बर्गर, द मैन ही किल्ड, द ट्रैम्प विमेंस ट्रेजेडी, द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन, द ब्लाइंडेड बर्ड। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि थॉमस हार्डी actually did not consider himself much of a novelist, even though he is now super famous for his novels. Instead, Hardy thought of himself as a poet who just wrote novels on the side to make some cash। ठीक है, वो उसने novels लिखे, just wrote novels on the side ताकि वो कोई पैसा शैसा बना सके। Whatever his motive for writing them, his novels are what most people remember him for, and his novels brought him fame and notoriety in his own lifetime. The Return of the Native was Hardy's 6th published and 7th completed novel। ठीक है, रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है वो क्या था, वो हार्डी का 6th published और 7th completed novel था, यानी कि छठा पब्लिश के लिहाज से ये छठा नॉवल था और 7th completed novel था। His first novel was apparently so crappy that he never published it। Upon the advice of his friend and mentor George Meredith, this novel was published in a serial magazine called Belgravia in 12 installments during the year 1878। Belgravia was known for being highly sensational or over the top, which may occur for some of the more melodramatic elements in Return of the Native। Overall, the novel got fairly mixed reviews. People generally were impressed with Hardy's writing chops, his skills with language, and his character, but they also found him somewhat off-putting for his depressing attitude। लोगों को लगा कि वैसे तो ओवरऑल लोग बड़े इम्प्रेस होते थे हार्डी की राइटिंग चॉप से, उसकी स्किल विद लैंग्वेज से और उसके कैरेक्टर से, लेकिन लोगों का ये कहना था या क्रिटिक्स का ये कहना था कि हार्डी जो है उसका एक डिप्रेसिंग एटीट्यूड है, उसका जो है एक पैसिमिस्टिक एटीट्यूड है जो कि उसके नॉवेल्स के अंदर देखा गया। आपको समरी तो बता दी अभी मैंने जनरली रिटर्न ऑफ द नेटिव की। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। क्लाइम ईयरब्राइड, द नेटिव ऑफ नॉवेल्स टाइटल क्लाइम इज द सन ऑफ मिसेस ईयरब्राइड एंड द कजन ऑफ थॉमस इन ईयरब्राइड। ठीक है, नेटिव रिटर्न ऑफ द नेटिव
नेटिव ऑफ नॉवल टाइटल जो है क्लाइम जो है वो कौन था, वो सन ऑफ मिसेस योब्राइट था और कजन था थॉमसन योब्राइट का, ठीक है। और ही गोज अब्रॉड टू वर्क एज डायमंड मर्चेंट इन पेरिस, और वो जो है अब्रॉड जाता है ताकि वो डायमंड एज अ डायमंड मर्चेंट इन पेरिस वो काम कर सके, ठीक है। हीरे जवाहरात का काम करता था, ज्वेलर था, बट कम्स होम व्हेन ही रियलाइज दैट हिज एम्बिशन इज नॉट टुवर्ड मटेरियल वेल्थ। लेकिन जब उसको ये रियलाइज हुआ, वो वापस आ गया कि भाई उसका एम्बिशन एक्चुअली वेल्थ नहीं है, बल्कि क्या है, ही इज परस्यूड बाय यूस्टेशिया वाई। वो यूस्टेशिया वाई के पीछे आता है वापस पीछे जो है, यानी कि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड था यूस्टेशिया वाई एंड इवेंचुअली मैरिज हर, बट देयर मैरिज टर्न्स सोर व्हेन हर एम्बिशन टू मूव पेरिस कॉन्फ्लिक्ट विद हिज प्लान टू स्टे ऑन एग्डन हिल, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसकी शादी हो जाती है, लेकिन मैरिज जो है वो बहुत ही एक गलत उसमें चली जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है इन दोनों का की इज़्दवाजी जिंदगी। जब जो है यूस्टेशिया वाई को ये पता चलता है कि ये जो क्लाइम योर ब्राइट है शायद वो पेरिस उसको नहीं लेके जाएगा, और क्योंकि यूस्टेशिया वाई उससे इसलिए शादी करती है क्लाइम योर ब्राइट से कि शायद क्लाइम योर ब्राइट उसको पेरिस लेके जाएगा। लेकिन जब वो देखती है कि अब उसका एक दिन हीट से जान छुड़ाना मुश्किल है, तो यहाँ से उन दोनों के क्लासेस शुरू हो जाते हैं एंड टीच स्कूल, और फिर वो क्लाइम योर ब्राइट जो है वहाँ पे स्कूल में पढ़ाना शुरू हो जाता है। Climb is intelligent, cultured, and deeply introspective. He is patient and generous, but also deeply determined. Fires when angered. ठीक है, बहुत ज़्यादा अपराइट किस्म का इंसान था, और इंटेलिजेंट था, कल्चर्ड था, डीपली इंट्रोस्पेक्टिव था, बट ऑन द अदर हैंड जो है वो फायर्स हो जाता था जब उसको गुस्सा आता था। इट इज दिस डिटर्मिनेशन दैट लीड्स टू दिस हिज एवेंचुअल स्प्लिट विद हिज मदर। ये उसकी डिटर्मिनेशन थी कि वो स्कूल में पढ़ाए और एग्डन हीथ के लिए काम करे, जिसकी वजह से पहले तो उसका क्लैश होता उसकी माँ के साथ, और फिर फाइनली उसकी सेपरेशन हो जाती है यूस्टेशिया वाई से। At the end of the novel, weakened by degenerative eye condition and by the trauma of losing his mother and Eustacia, for whose death he blames himself, he uh, becomes an inherent preacher sermonizing about simple moral topics. और एट द एंड क्या होता है कि उसकी जो आंखें होती हैं, आईसाइट होती है, वो लॉस्ट हो जाती है, बहुत ही मतलब उसको इवन पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके अंदर एक ट्रॉमा होता है कुछ, उसके अंदर एक जैसे उसको लगता है कि यूस्टेशिया और उसकी मदर की शायद डेथ इसकी ही वजह से हुई है, तो वो अपने आप को ब्लेम करता है इसके लिए, और फिर जो है वो जो है एक प्रीचर बन जाता है, एक समनाइज यानी कि समझ देना शुरू हो जाता है अबाउट सिंपल एंड मॉरल टॉपिक्स के बारे में एट द एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद कैरेक्टर्स हैं, ये वो कैरेक्टर है क्लाइम जो कि एग्डन हीथ से मोहब्बत करता था और एग्डन हीथ इससे मोहब्बत करती थी। फिर उसके बाद है डिग्री वेन। Throughout most of the novel, Wayne works as a semi-nomadic riddleman. ठीक है, रंग सास्ता, he travels throughout the region selling the dye. रंग बेचा करता था that farmers used to mark their sheep, जो कि farmers जो हैं अपनी sheep के ऊपर जो mark करते थे वो वाला रंग बेचता था। As a consequence of his exposure to the dye, his entire body and everything he owns are dyed red. और कॉन्सिक्वेंस के भाई उसका एक्सपोजर डाई की तरफ था, मतलब उसका क्या रिजल्ट हुआ, कॉन्सिक्वेंस कहते हैं उसके रिजल्ट को, कि उसकी जो एंटायर बॉडी और एवरीथिंग यहाँ तक के ही ऑन्स आर डाइड रेड, खुद पूरा का पूरा रेड ही हो गया ये जो डिग्री वेन था, एंटायरली रेड, कैंपिंग आउट ऑन द हीट इन हिज वैगन। और वो क्या है, एंटायरली रेड, और वो हीट में अपनी वैगन में कैंप आउट किया करता था, एंड इमर्जिंग मिस्टीरियसली फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम मतलब अकॉर्डिंग टू प्लॉट जो है ये इमर्ज होता रहेगा, आप देखते रहेंगे अभी आगे। When functions as an image of heat incarnated, और वो फंक्शन करता है एक इमेज ऑफ हीट इनकारनेटेड के, कि वो हीट का ही जैसे एक हिस्सा है, क्योंकि रेड कलर का था ना,
तो हीथ के कलर में वो डूबा हुआ था। ही वॉचेस ओवर थॉमस इन योर ब्राइट इंटरेस्ट थ्रू आउट द नॉवल। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि हर इंसान जो है, हर कैरेक्टर, जैसे हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर हमने क्या देखा, उसके अंदर हमने देखा कि जो नॉवेलिस्ट है जेन ऑस्टन है, वो जो प्रोटोगनिस्ट थी, हीरोइन थी एलिजाबेथ बेनेट, उसकी नज़र से देखती थी ना। पूरा नॉवल उसने उसकी नज़र से देखा है और उसी की नज़र से लिखा भी है। अब यहाँ पे जो डिग्री वेन है ना, इसका वो कैरेक्टर है कि थॉमस हार्डी जो है ना, पूरी कहानी जो है डिग्री वेन की नज़र से देखेगा, क्योंकि डिग्री वेन हर जगह पे पहुंच जाता है। वो तमाम कैरेक्टर टू कैरेक्टर उनको देख रहा होता है और ये बताता है कि भाई फलाना कैरेक्टर जो है वो अब ऐसे करने लगा। यानी कि हर जगह पे जब कुछ होने लगता था, डिग्री वेन वहाँ पे होता था और डिग्री वेन ही के थ्रू थॉमस हार्डी जो है वो हमें एक्सप्लेन करेगा कि अब नॉवल के अंदर क्या होने जा रहा है। ठीक, तो अब क्या होता है कि Wayne functions as an image of Heath incarnated. He watches over Thomasin Yeobright interest throughout the novel. Thomasin Yeobright के interest को throughout the novel वो देखता है, but also preserve his own interest. लेकिन उसका अपना भी तो interest होता है. He has long been in love with her. ठीक है, वो थॉमसन Yeobright जो कि क्लाइम Yeobright की cousin होती है, और मिसेस Yeobright चाहती हैं कि थॉमसन Yeobright के साथ क्लाइम Yeobright की शादी हो जाए। लेकिन क्लाइम यूब्राइट थॉमसन यूब्राइट को छोड़ के किसको चुनता है? यूस्टेशिया वाई को चुनता है, क्योंकि यूस्टेशिया वाई ज़्यादा खूबसूरत होती है। ही हैज़ बीन लॉन्ग, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो डिग्री वेन होता है ये भी इंटरेस्टेड होता है थॉमसन यूब्राइट में। ही हैज़ लॉन्ग बीन इन लव विद हर एंड एट द एंड ऑफ द नॉवल दे मैरी, और एट द एंड ऑफ द नॉवल इन दोनों की शादी हो जाती है। वेन इज़ वेरी क्लेवर एंड इंसाइटफुल एंड कैन बी डिवियस स्कीमर। वेन बहुत ज़्यादा क्लेवर था, इंसाइटफुल था, यानी कि फुल ऑफ विजडम था, और वो जो है बहुत ज़्यादा डीवियस स्कीमर था, यानी कि बहुत अच्छी स्कीम प्लान कर लेता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टर्स में यूस्टेशिया वाई। ठीक है, अब पहले दो कैरेक्टर्स हमने देखे, वो कौन थे? जो कि एग्डन हीथ के हक में थे। अब ये वाले कैरेक्टर्स अब आएंगे जो कि एग्डन हीथ के ऑपोजिट थे, और एग्डन हीथ जिनको किल भी कर देती है। उसमें यूस्टेशिया वाई है, बॉर्न इन बिजी पोर्ट टाउन ऑफ बर्टमाउथ एंड ट्रांसप्लांटेड टू एग्डन हीथ टू लिव विद हर ग्रैंडफादर। अब वो कहाँ पे पैदा हुई थी? बिजी पोर्ट टाउन ऑफ बर्ड माउथ में वो पैदा हुई थी, किसी पोर्ट टाउन में पैदा हुई थी, और फिर उसको एग्डन हीथ लेके जाया गया ताकि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रह सके। और इस वजह से यूस्टेशिया जो है वो डिस्पाइज करती थी, नफरत करती थी वो इस हीथ से, एंड सर्चेज अ वे टू एस्केप, और वो चाहती थी कि इससे जान छुड़ा लूं किसी तरह। हाउएवर इवन एज शी हेट्स द हीथ, यूस्टेशिया सीम्स इन हर डीप ब्रूडिंग पैशन टू बी अ पार्ट ऑफ इट वाइल्ड नेचर। एक तरफ तो वो हेट करती थी हीथ को, लेकिन यूस्टेशिया जो है ऐसे लगता था कि अपने डीप रूटिंग पैशन में वो भी एक पार्ट है उसकी वाइल्ड नेचर का, हीथ की वाइल्ड नेचर का। शी हैज एन अमोरस रिलेशनशिप विद डैमन वाइल्डिंग। ठीक है, उसका एक अमोरस रिलेशनशिप था वाइल्ड हीथ के साथ, बट एंटर्स इनटू ट्रेजिक मैरिज विद क्लाइम योर ब्राइड। लेकिन शादी उसकी किससे होती है? क्लाइम योर ब्राइड से होती है। when she realized that he is the more interesting and urban of the two men, जब उसको ये लगता है कि ये ज़्यादा दोनों मैन में से ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा अर्बन है, सिविलाइज है ऑफ द टू मैन, तो वो क्लाइम योर ब्राइड से शादी कर लेती है। अब यहाँ पे देखिए कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं ना। अब यूस्टेशिया वाई जो है ना, इसकी जो नेचर है वो वाइल्ड है। ये कैरेक्टर्स जितने भी हैं एक्चुअली वो शो करते हैं इनडायरेक्टली द कैरेक्टर ऑफ द हीथ। इस हीथ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनडायरेक्टली इनके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो हीथ में भी हैं। हर कैरेक्टर अगर वो गुड है तो हीथ भी गुड है, वो अगर सिविलाइज्ड है तो हीथ भी सिविलाइज्ड टुवर्ड्स दोज हु आर सिविलाइज्ड टुवर्ड्स द हीथ। ठीक है, लेकिन हर वो इंसान जो कि वाइल्ड है तो हीथ भी उसकी तरफ वाइल्ड है। ठीक है, तो ये है जनाब नेचर जो है किस तरीके से रिएक्ट करती है अगेंस्ट ह्यूमन।
कैरेक्टर्स में डेमन वाइल्डिंग, A local innkeeper, Damon is described as a lady killer. ठीक है, इसको डेमन वाइल्डी को लेडी किलर कहा जाता था, खवातीन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था. At the start of the novel, he puts off his marriage to Thomasin Yeobright in order to pursue a relationship with women he truly wants Eustacia by. स्टार्टिंग में ही वो थॉमस यूब्राइट से शादी से इनकार कर देता है, और क्योंकि वो चाहता है कि वो यूस्टेशिया वाइस से शादी करे. व्हेन ही इज जिल्टेड बाय यूस्टेशिया, जब यूस्टेशिया, एक्चुअली यूस्टेशिया ही इसको जो है थोड़ा जो है अपनी तरफ करती है. हाउएवर ही मैरिज थॉमसन, ऑल्दो वो मैरी कर लेता है थॉमसन से, एंड हैज अ डॉटर विद हर, और फिर उसकी एक डॉटर होती है. ठीक है, बड़ी कोशिश करता है कि इसकी थॉमसन से शादी ना हो, लेकिन फाइनली थॉमसन से इसकी शादी भी होती है और इनकी एक बेटी भी होती है. He drowns at the end of the novel just before making an escape with Eustacia. ठीक है, वहां से भागते हुए ये ड्राउन हो जाता है एग्डन हीथ में. He is interested throughout in possession rather than love. और वो ज्यादा इंटरेस्टेड किस में था? पोजेशन में, कि वो पोजेस करे. ठीक है, इसकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी देन लव. Thomasin Yeobright, Clam Yeobright's cousin and Mrs. Yeobright's niece and ward. Thomasin is an innocent and good-hearted, if some word vicious woman who seems genuinely to care for Damon White, who however is merely using her to make Eustacia White jealous. ठीक है, और वो जो है जनरली एक अच्छी खातून थी, अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थी, लेकिन उसका हस्बैंड क्यों उसको यूज़ करता है ताकि वो यूस्टेशिया बाई को जेलस कर सके. He eventually marries Wild Eve over the objection of her aunt. ठीक है, और इवेंचुअली वो जो है वाइल्ड ईव से शादी भी कर लेती है, हालांकि उसकी आंट जो है इस पे ऑब्जेक्शन करती है, एंड हैज अ चाइल्ड, और फिर उसका एक बेटा भी होता है, उसकी एक डॉटर होती है, बच्चा होता है, विच शी नेम्स यूस्टेशिया, जिसका नाम वो यूस्टेशिया रखती है. एट द एंड ऑफ द नॉवल शी मैरिज डिग्री वेन हु हैज लॉन्ग लव्ड हर, और एट द एंड वो फिर मैरी डिग्री से शादी कर देती है. Mrs. Yeobright, Clam Yeobright's mother, and Thomasin Yeobright's aunt and guardian, are proper class conscious, proud women. Mrs. Yeobright objects to marriage of both of her charges. As it turns out, she is entirely correct. She dies when exhausted. She is bitten by an adder on the heel. ठीक है, एक जहरीला सांप इसको काट लेता है. Believing that Clam has utterly rejected her, और उसको ये लगता है, वो ये बिलीव करते हुए घर वापस जा रही होती है, मर जाती है. उसको लगता है जैसे उसके बेटे ने उसको रिजेक्ट कर दिया. The daughter of a parson, Mrs. Yeobright considers herself and is considered of a higher class than the local labourer. और डॉटर ऑफ द पार्सन थी मिसेस यूब्राइट, अपने आप को क्या कंसीडर करती थी कि वो एक हायर क्लास से जैसे ताल्लुक रखती है देन द लोकल लेबरर्स. मिसेस यूब्राइट इज द कैरेक्टर यहाँ पे जो कि अक्सर ख़वातीन के अंदर देखा जाता है कि उनको अपना जो मैका होता है वो नहीं भूलता. मिसेस यूब्राइट बेसिकली एक लेबर क्लास से ताल्लुक़ रखती थी. लाइक जहाँ पे उसकी शादी हुई थी वो एक लेबर क्लास थी, लेकिन वो अपने आप को हायर क्लास कंसीडर करती थी क्योंकि वो एक पार्सन की बेटी थी. ठीक, तो इस वजह से वो अपने पुराने स्टेटस को, यानी कि बिफोर मैरिज स्टेटस को नहीं भूलती, और जब वो लेबर क्लास से ताल्लुक़ रखती है तो उस लेबर क्लास को वो एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से मिसेस यूब्राइट का डाउनफॉल होता है. उसके बाद क्रिस्टियन कैंडल देखते हैं, एन ऑकवर्ड सुपरस्टिशियस यंग मैन हु वर्क्स फॉर मिसेस यूब्राइट. Christian provides comic relief throughout the novel with his dolorous over certainty that he will never marry and his petty phobia. ठीक है, क्रिस्टियन कैंडल एक ऑकवर्ड सुपरस्टिशियस यंग मैन. सुपरस्टिशियस किसे कहते हैं? जो तकियानूसी बिलीव्स होते हैं, उन पे यकीन रखते हैं. वो वर्क्स फॉर मिसेस यूब्राइट के लिए काम किया करता था. ठीक है, क्रिस्टियन प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ थ्रू आउट द नॉवल. अब ये जो है ना एक ह्यूमरस कैरेक्टर था विद हिज डॉलरस ओवर सर्टेनिटी, और बड़ा ही वो ओवर सर्टेन था, हर चीज़ पे उसको पक्का यकीन होता था. जैसे बाज़ लोग होते हैं ना जो कहते हैं जी हम तो बस ये कर लेंगे, वो इस तरह का बंदा था. लेकिन बिल्कुल ही ये ऑपोजिट होता है. दैट ही विल नेवर मैरी, उसको बड़ा सर्टेन था कि वो कभी शादी नहीं करेगा. और उसके पेटी फोबिया,
ठीक है, अपने पेटी फोबियाज के साथ जो है वो बड़े मतलब फोबियाज बेसिकली हमारे फियर्स होते हैं। ही फेल्स इन हिज मिशन टू ब्रिंग थॉमसन हर इनहेरिटेंस, और वो जो है फेल हो जाता है कि वो थॉमसन को उसकी इनहेरिटेंस दे सके, दस कंट्रीब्यूटिंग टू द डीजेनरेशन ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप। और उल्टा वो कंट्रीब्यूट करता है कि फैमिली के आपस में रिलेशनशिप इसकी वजह से भी खराब हो जाते हैं। अब माइनर कैरेक्टर्स है यहाँ पे, और उसके अंदर है कैप्टन वाइल्ड यूस्टेशियास ग्रैंडफादर एंड गार्डियन, अ फॉर्मर कैप्टन इन ब्रिटिश नेवी, a reclusive and silent man। ठीक है, अब यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर था, उसका गार्डियन था, लेकिन जस्ट इतना ही आता है, एक साइलेंट मैन, एक रिक्लूसिव, जो कि ब्रिटिश नेवी से ताल्लुक रखता था। जॉनी ननसच, द सन ऑफ सुसान ननसच, द बॉय हैज द neck of being in right place at the right time. He reports Eustacia and Devon while they try to degree Vane, trust of degree Vane, and is also the one who tells Climb your bride of his mother damning last word। जॉनी नंसज वो मतलब इंसान होता है, वो लड़का होता है जो कि हर उस राइट प्लेस पे होता है जहाँ पे कोई मेन इवेंट होने लगता है, और ये फिर तमाम कैरेक्टर्स को रिपोर्ट्स देता है। फिर उसके बाद चार्ली, अ लोकल यूथ who works for wires and who falls hopelessly in love with Eustacia। local laborers who simple dialect dialect कहते हैं मकामी जबान को, and observance of local custom form the cultural backdrop of the novel। ठीक है, लोकल लेबरर्स थे वहाँ के। और इसका एक बहुत मेन क्वेश्चन ये भी आता है कि माइनर कैरेक्टर्स या रस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ एग्डन हीथ। ठीक है, रस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ एग्डन हीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, फिर यहाँ पे देखिए क्रिटिकल ओवरव्यू आया। द नॉवल opens with the action of plot already underway। The Riddleman degree Wayne rides on the heath with Thomasin Yeobright in the back of his wagon। Her marriage to Damon Wildys was delayed by an error in the marriage certificate and Thomasin collapsed। We soon learn that Wildy orchestrated the error himself। अब यहाँ पे ये सारी कहानी पहले मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ, वैसे मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि प्लॉट कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट को, कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो रिडलमैन जो डिग्री वेन है वो कहाँ जाता है, राइड्स ऑन द हीथ विद थॉमसन यूरब्राइट। ठीक है, वो हीथ में जाता है, यानी कि एग्डन हीथ की बात है कि वो वहाँ पे सफर करता है, राइड करता है विद थॉमसन यूरब्राइट इन द बैक ऑफ हिज वैगन, अपनी वैगन में। ठीक है, राइड करता है। हर मैरिज टू डेमन वाइल्डी वाज डिलेड बाय एन एरर, और उसकी जो मैरिज है किसकी, थॉमसन यूरब्राइट की, डेमन वाइल्डी के साथ जो उसकी होनी है वो डिले हो गई है क्योंकि कोई एरर आ गया उसके मैरिज सर्टिफिकेट में। एंड थॉमसन कोलैप्स। वी सून लर्न दैट वाइल्डी ऑर्केस्ट्रेटेड द एरर हिमसेल्फ। और हमें बाद में पता चलता है कि ये सारी जो गलती थी वो वाइल्डी की अपनी क्रिएटेड थी, क्योंकि वाइल्डी खुद थॉमसन से शादी नहीं करना चाहता था। He is infatuated with Eustacia and is at least to some extent using Thomasin as a device to make Eustacia jealous। वो सिर्फ थॉमसन को जो है वो यूज कर रहा होता है ताकि वो यूस्टेशिया वाई को जेलस कर सके। When Wayne learns of the romance between Eustacia and वाइल्ड, जब वेन को पता चलता है इस रोमांस का जो कि यूस्टेशिया और वाइल्ड के दरमियान होता है, his own love for Thomasin includes him to intervene on her behalf, which he will continue to do throughout the novel। But Wayne attempts to persuade Eustacia to allow Wildleaf to marry Thomasin, like his own marriage proposal to Thomasin are unsuccessful। और फिर जो है वेन अटेम्प्ट करता है कि वो परसुएड कर सके यूस्टेशिया को, ठीक है, और टू अलाउ वाइल्डी टू मैरी थॉमसन, कि वो यूस्टेशिया को मनाता है कि वो अलाउ करे वाइल्डी को कि वो थॉमसन से शादी कर ले, क्योंकि वेन जो है वो थॉमसन से मोहब्बत करता था और इस वजह से वो थॉमसन को हर तरह की खुशी देना चाहता था। अगर थॉमसन इंटरेस्टेड थी वाइल्ड में तो वेन हर तरह की कोशिश करता है कि थॉमसन खुश रहे। लाइक हिज ओन मैरिज प्रपोजल टू थॉमसन वाज अनसक्सेसफुल। Into this confused
tangle of lovers comes climb your bride. Thomasin's cousin and son of strong-willed widow, Mrs. Your bride, who also served as guardian to Thomasin. Eustacia sees in urban climb as an escape from hated heat. Even before she meets him, Eustacia convinces herself to fall in love with Climb. अब क्या होता है उसी वक्त जब ये एक कंफ्यूज सा टेंगल ऑफ लवर्स जो है वो यहाँ पे गत्था सा बन जाता है. Comes Climb your bride Thomasin cousins and son of strong willed widow मिसेज यूब्राइट का बेटा जो कि क्लाइम यूब्राइट है वो यहाँ पे आ जाता है जो कि सर्व करता है एज अ गार्डन टू थॉमसन. यूस्टेशिया जो है वो उसको लगता है क्लाइम जो बड़ा अर्बन है, बड़ा सिविलाइज्ड है और एन एस्केप फ्रॉम हेटेड हीट, और उसको लगता है कि भाई ये उसको इस हेटेड हीट से निकाल लेगा. इवन बिफोर शी मीट्स हिम, यूस्टेशिया कन्विंसेस हरसेल्फ टू फॉल इन लव विद क्लाइम. और इवन बिफोर, इससे पहले कि वो उससे मिलती, वो पहले ही जब उसको पता चलता है ना कि ये लड़का जो है वो शहर से गांव आ रहा है, तो वो पहले ही अपने आप को मना लेती है कि वो शायद fall in love with Climb, breaking off her romance with Wilding, who then marries Thomasin. Chance and Eustatia's machinations bring Climb and her together, and they begin a courtship that will eventually end in their marriage, despite the strong objections of Mrs. Eobert. मिसेज यूब्राइट की स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन के बावजूद जो है इन दोनों की शादी हो जाती है. वंस वाइडी हियर्स ऑफ यूस्टेशिया's मैरिज, he again begins to desire her, although he is already married to Thomasin. और फिर क्या होता है, वंस वाइडी जब वो सुनता है यूस्टेशिया की मैरिज के बारे में, तो he again begins to desire her, और वो दोबारा कोशिश करता है वाइडी कि उसकी यूस्टेशिया से शादी हो जाए, ऑल्दो वो थॉमसन से शादी कर चुका होता है. In marrying Eustacia, Climb distances himself from his mother. वो अपने आप को